हेलो एस्पिरेंट्स। इससे पहले मैं इंडियन इकोनॉमी की एक वीडियो डाल चुकी हूँ जिसमें हमने फ़ीचर्स पढ़े थे कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडियन इकोनॉमी के क्या फ़ीचर्स थे। तो आज हम सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर को पढ़ेंगे कि उस टाइम पे एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था। जैसा कि मैं पहली वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ कि क्योंकि इंडस्ट्रीज़ को बिल्कुल ख़त्म कर दिया था तो बहुत सी पॉपुलेशन अब किस पे शिफ्ट हो गई, एग्रीकल्चर पे शिफ्ट हो गई। ठीक है, जैसे देखो लिखा भी है अराउंड 72% ऑफ द पॉपुलेशन डिराइव्ड इट्स लाइवलीहुड फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। फर्स्ट है लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। कि देखो प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि आप पर हेक्टेयर लैंड पे आप कितना आउटपुट दे रहे हो। प्रोडक्टिविटी रेफर्स टू आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड। तो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों ही क्या थे, कम थे। क्यों? क्योंकि उनके पास कुछ ऐसा मीन्स ही नहीं थे, कोई ऐसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी ही नहीं थी और कुछ इंसेंटिव्स भी नहीं थे टीलर्स ऑफ सोल को। टीलर्स ऑफ सोल कौन थे? जो पीजेंट्स थे, जो लेबरर्स थी, जो ज़मीन के ऊपर काम कर रही थी। एक्चुअली ओनर्स तो कौन थे? ज़मींदार थे। उस पर काम करने वालों को हम क्या बोलते हैं? टीलर्स ऑफ द सोल। जो वहाँ पे पीजेंट्स थे, लेबर्स थी जो ज़मींदार के फार्म पे काम कर रही थी, तो उनकी क्या थी? प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन दोनों कम थे। जैसे एक डेटा यहाँ पर हमें प्रोवाइड किया गया है, हम देख सकते हैं कि 1947 में वीट और राइस की प्रोडक्टिविटी कितनी थी और प्रोडक्शन कितनी थी और अब कितनी। अगर हम अब से उसको कंपैरिजन करें तो हम देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा लो प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन थी। ठीक है, सेकंड है उस टाइम पे जैसे हम जानते हैं कि उन्होंने बहुत से लैंड रेवेन्यू सिस्टम लगाए हुए थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करा, एक यूनिक सिस्टम दिया लैंड सेटलमेंट का। एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप बन गई। हाँ जी, एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप बन गई। ट्रायंगुलर रिलेशनशिप मतलब कि जो ज़मींदार थे, ज़मींदार मीडिएटर थे किसके बीच में? ब्रिटिश गवर्नमेंट और जो हमने अभी पढ़ा टीलर्स ऑफ द सोल, पीजेंट्स जो थे, लेबरर्स जो थी, जो ज़मीनों पे काम कर रही हैं, उनके बीच में वो क्या थे? मीडिएटर थे। अब क्या था कि इन लोगों को, जो ज़मींदार थे, ज़मींदार को ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिवेन्यू देना पड़ता था। डेट फिक्स होती थी कि आपको इस डेट तक देना है। अगर आप इस डेट तक रिवेन्यू नहीं दोगे तो आपसे सारी ज़मींदारी के हक़ छीन लिए जाएंगे। और उनका जो रिवेन्यू था वो तो था फिक्स, लेकिन जो ज़मींदार किसानों से लेते थे, जो टिलर्स ऑफ द सोल से लेते थे, वो फिक्स नहीं था। तो ये अपनी मर्ज़ी से जितना मर्जी चाहे उन लोगों से रिवेन्यू ले रहे थे, आउटपुट ले रहे थे। तो बहुत कंडीशन ख़राब थी वहाँ के जो टीलर्स ऑफ द सोल थे। तो देखो इसको हम पर्टिकुलरली क्या बोलते हैं? ज़मींदारी सिस्टम बोलते हैं, जो कि वहाँ पर बंगाल प्रेसिडेंसी में लगाया गया था। हम जानते हैं कि पश्चिम बंगाल, जो अब तो बांग्लादेश एक कंट्री बन गई है, पश्चिम बंगाल हमारे पास है, और जो पूर्वी बंगाल है बांग्लादेश, वो तो अब एक अलग से कंट्री ही बन गई है। वहाँ पर प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होती थी क्योंकि हमें पता है वहाँ पे जो है गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी सारी बन के डेल्टा बनाती हैं, तो वहाँ की प्रोडक्शन वैसे ही बहुत अच्छी है। तो उस टाइम वहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया, ये ज़मींदारी सिस्टम लगा दिया। तो अब क्या हो गया? ज़मींदार कौन बन गए? ओनर बन गए, राइट। वो जो भी कल्टीवेटर से रिवेन्यू लेंगे, जो भी प्रॉफिट जनरेट होगा, वो किसको दे देंगे? ब्रिटिशर्स को दे देंगे। फिक्स्ड सम टू गवर्नमेंट को उन्हें देना पड़ेगा लैंड रेवेन्यू। उसके बाद है, अब मैं वही बता रही हूँ कि ज़मींदार वॉज फ्री टू एक्सट्रैक्ट एज मच फ्रॉम द टीलर्स ऑफ द सोल, कि वो जितना मर्जी चाहे उनसे ले सकते थे, उनका कुछ भी फिक्स्ड नहीं था। अच्छा, उनसे रेवेन्यू तो ले रहे थे, लेकिन क्या था कि उनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा था, उनकी कंडीशंस की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। ठीक है, जो उनकी डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी उनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहे थे ये लोग। तो उससे क्या हुआ? अनलिमिटेड एक्सप्लॉयटेशन होने लगा ज़मींदारों की तरफ से। ठीक है, लैंड रेवेन्यू वो अपनी मर्ज़ी से बढ़ाते जा रहे थे। उसके बाद जो टीलर्स हैं वो बिल्कुल लैंडलेस लेबरर्स थी, वो सिर्फ ज़मींदार के फार्म पे काम करते थे। तो बहुत ही कंडीशन बेकार थी टीलर्स ऑफ सोइल की। उसके बाद फिर एक और चीज़ क्या कर दी, फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन कर दिया, कि मतलब अब आपको ऐसी फसलें उगानी है जो कि ब्रिटेन जाएंगी। जैसे हम बात करते हैं इंडिगो की, बात करते हैं इंडिगो को, जैसे हम लेते हैं क्योंकि उनके अपने कलर को, अपने जो क्लॉथ्स हैं, अपने क्लॉथ्स को कलर वगैरह करने के लिए उनको इंडिगो चाहिए था। तो उन्होंने अब क्या बोला कि अब आप कमर्शियलाइजेशन करो एग्रीकल्चर का। अब यहाँ पर लोग अपना ही पूरा नहीं कर पा रहे थे, अब उन्होंने ऊपर से एक बर्डन और डाल दिया कि आपको अब क्या करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर को सब्सिस्टेंस कल्टीवेशन से किस पे जाना पड़ेगा? कमर्शियलाइजेशन पे जाना पड़ेगा, राइट। हाँ जी, तो फार्मर्स को फोर्स किया गया कि अब वो शिफ्ट हो जाएं इंडिगो पे। ठीक है, उनको एडवांस में पेमेंट कर दी जाती थी कि नहीं तुम्हें यही चीज़ें प्रोड्यूस करनी है।
ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, अब वो लोग अपनी सब्सिस्टेंस टू कैश क्रॉप्स रेज्ड क्रेडिट नीड्स ऑफ द फार्मर्स। अब उनको अगर अपनी कैश क्रॉप्स चाहिए, तो अगर उनको खाने के लिए चाहिए तो उनके लिए उनको क्या लेना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा। तो इससे उन लोगों की उधारी भी बढ़ती चली गई। फिर है लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद जो है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पे ब्रिटिश लोग काम ही नहीं कर रहे थे, ना ज़मींदार उसके ऊपर कुछ काम करना चाहते थे। कोई अच्छी इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी, कोई भी फ्लड कंट्रोल को करने के लिए इस तरीके का कुछ भी नहीं था, ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। उसके बाद है गल्फ बिटवीन ओनर्स ऑफ द सोल एंड टीलर ऑफ द सोल। अब ये दोनों के बीच में जो गल्फ है वो बढ़ता चला गया, क्योंकि जो ओनर्स थे वो सिर्फ क्या कर रहे थे, आउटपुट को शेयर कर रहे थे और कोई भी इम्प्रूवमेंट के लिए काम ही नहीं कर रहे थे। ठीक है। और टीलर ऑफ द सोल वर मेयरली गिवन इनफ फॉर सब्सिस्टेंस, और उनके लिए सिर्फ इतना ही आउटपुट छोड़ा जाता था कि वो अपना सिर्फ जीवन यापन कर सके। तो इसकी वजह से क्या हुआ, अब टीलर्स ऑफ द सोल के पास कोई रिसोर्सेज ही नहीं थे कि वो क्या इन्वेस्ट करें, क्या किस तरीके से वो ज़्यादा से ज़्यादा खेती करें, क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं हैं और ज़मींदार उस चीज़ को सोच नहीं रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो ओनर्स ऑफ द सोल है और टीलर ऑफ द सोल है, इनके बीच का जो गल्फ है वो बढ़ता ही चला गया। उसके बाद एक रीज़न ये भी था कि स्मॉल होल्डिंग्स थी, कि कुछ पीस ऑफ लैंड इधर है, कुछ पीस ऑफ लैंड इधर है, तो वहाँ पे प्रोडक्शन इतनी ईजिली नहीं हो सकती। उसके बाद अगर हम बात करें सब्सिस्टेंस आउटलुक, अब जो है, अब वो लोग सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या था, फिर लोगों ने जब वो कर्ज़ों के तले आ गए तो उन्होंने अपना सब्सिस्टेंस आउटलुक को ही अपनाया। अब वो सिर्फ अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करना चाह रहे थे कि हम लोग अपनी फैमिली को तो पहले खिला पिला लें। तो जो भी वो प्रोडक्शन करते थे वो सब कुछ फैमिली के पास ही चला जाता था, तो कोई सरप्लस ही नहीं बचता था कि हम लोग उसको क्या कर सके, जाके सेल कर सकें, जिससे क्या हो गया, पॉवर्टी आ गई। तो ये सब एग्रीकल्चर का इतना बुरा हाल कर दिया था ब्रिटिश लोगों ने। तो हम देख सकते हैं कि उस टाइम पे क्या था, प्रोडक्शन कम थी, इन्वेस्टमेंट भी कम थी, स्मॉल होल्डिंग्स थी। ठीक है। तो और ये सब किसकी वजह से था, क्योंकि उन्होंने एक्सप्लॉयटेटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम था अंडर द ब्रिटिश राज, उनको कमर्शियलाइजेशन करना पड़ा एग्रीकल्चर को, और जो इनके बीच का गल्फ था वो बढ़ता ही जा रहा था। ठीक है। तो ये सब हमें किसके फीचर्स बता रखे हैं, एग्रीकल्चर के। तो उस टाइम पे हमारा एग्रीकल्चर इतना पिछड़ा हुआ था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर की। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।